हेलो, कैसे हो भाई। हमने कल राघव प्रकाश बुक का फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें पहले चैप्टर के हमने 6 पेज कवर किए थे। तो आज हम 7 पेज से शुरू कर रहे हैं। और अच्छा लगे तो भाई बताना ज़रूर कि सीरीज कैसी लग रही है। इसको कंटिन्यू रखूँ या ना रखूँ, और समझ में आ रहा है या फिर पढ़ाने में थोड़ा और सुधार करूँ, जब वॉइस वगैरह की दिक्कत आ रही है तो भाई बताना ज़रूर। क्योंकि मैंने माइक्रोफोन का यूज़ तो किया था, लेकिन माइक भी लेकर आई थी, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा, सेट नहीं बैठ रहा, उसमें वॉइस का मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो इसलिए मैंने सोचा सीधा पढ़ाते हैं एक बार। यदि आपको वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग मैसेज में बता देना, मैं कोई और प्रयास करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो हमारे सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए जो सीरीज़ है भाई, तो जिस भी एग्ज़ाम में हमारी हिंदी आती है, जैसे कि एसआई के लिए तो स्पेशली एक पेपर ही हिंदी का है। तो उसमें जो आज के टाइम में जो आरपीएससी अभी चलन में जो एग्जाम्पल वगैरह उठा रही है, वो जैसे कामता प्रसाद गुरु बुक होगी, और सोहन दास चारण की जो बुक है हमारी 9 to 12, वहाँ से उठा रही है। और हमारी राघव प्रकाश डॉक्टर राघव प्रकाश बुक से उठा रही है। तो भाई सेकंड पार्ट शुरू करते हैं 7 नंबर पेज से। कल हमने पढ़ लिया था सारा भाई, संयुक्ति व्यंजन तक संघर्षी ये पार्श्विक सभी पढ़ लिया था। आज हम कर रहे हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। शुरू करते हैं। अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। और वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजन जैसे कै, घै, झै, ठै, फै आदि को छोड़कर शेष व्यंजन अल्प प्राण है। जैसे कै, गै, ढै, चै, जै, नै, नै आदि। ये कौन से वर्ण है भाई? ये अल्प प्राण वर्ण है। व्यंजन आगे वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजनों जैसे ख और घ आदि के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आगे संघोष एवं अघोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? महाप्राण देखो आसान भाषा में समझाओ तो अल्प प्राण जिनको बोलने में हमें कम मतलब कम मात्रा लगती है, हम किसकी? हमारी सांस की। जिसको हम जल्दी बोल पाते हैं वो तो अल्प प्राण है। जिसको बोलने में थोड़ा धीरे लॉन्ग टाइम लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं थोड़ा उसको आसान भाषा में भी समझा दूंगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट हमारा संघोष है अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? संघोष ध्वनियाँ और अघोष ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, होती है, उन ध्वनियों को घोष या संघोष यानी जिससे घर्षण होता हो। जिन ध्वनियों के उच्चारण में घर्षण हो वो क्या है? घोष या संघोष ध्वनियाँ हैं कहा जाता है। और जिनके उच्चारण में जो है कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है, क्योंकि उनमें कंपन नहीं होता, इसलिए उन्हें उसमें घर्षण नहीं होता, इसलिए उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? अघोष ध्वनियाँ कहा जाता है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन जैसे गै, घै, ढै, झै, 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 नै, ढै, 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 नै, दै, दै, नै, भै, भै, मैं तथा ये, रै, लै, वै है संघोष हैं। यानी इन ध्वनियों को बोलने में क्या होता है भाई? जब हम इन ध्वनियों को मुंह से बाहर निकालते हैं तो घर्षण होता है, हवा से घर्षण होता है, इन्हें संघोष या फिर घोष ध्वनियाँ कहा जाता है। इन वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन कै, ख, चै, छै, टै, ठै, तै, थै, पै, फै, फै और छै, छै, छै तथा विसर्ग अघोष हैं, ठीक है। जैसे भी क्या है? घोष हैं। इनको बोलने पर जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम श्वास अपने मुंह से बाहर निकालते हैं तो घर्षण नहीं होता। तो ये कौन सी ध्वनियाँ हुई? अघोष ध्वनियाँ हुई। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ। समस्त स्वर ए, आ, ई, ऊ, ये सभी क्या हैं? सभी स्वर क्या हैं?
घोष ध्वनियाँ हैं, यानी उनको बोलने में घर्षण होता है। आगे अक्षर क्या है? एक ही समास के आघात यानी झोंके में उच्चारित ध्वनि को अक्षर कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? अक्षर कहते हैं। हिंदी में आ, जा, सो, आम, आंख, आज, ऊन, कल, नल, मन, चाल आदि एकाक्षरी शब्द हैं तथा एकाक्षरी शब्द हैं जे तथा आओ, आटा, राई, दादा, प्याऊ, न्यारा, कमल, नौकर, चलन द्व्याक्षरी शब्द हैं। इनके अलावा 3, 4, 5 अक्षरों के भी शब्द हैं। अंत अक्षर का निर्धारण लिपि चिन्हों की संख्या से नहीं बल्कि उच्चारण के श्वासाघात के आधार पर होता है। ठीक है ना? पता चला? मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास में आघात होता है या नहीं, उसके आधार पर इनका निर्धारण होता है। आगे अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियाँ क्या होती है तो हमने कल भी पढ़ा था, आज हम इसे दोबारा पढ़ रहे हैं। नाक के द्वारा बोली जाने वाली वे ध्वनियाँ जिनके पहले स्वर आना जरूरी है, जिनके पहले स्वर आना जरूरी है, अनुस्वार स्वर के पीछे आने वाली कहलाती है। यानी स्वर के पीछे आने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। ठीक है? जैसे अडंग, अंग, कचन, कै प्लस ए प्लस अव्यंजन, यानी कंचन। हंस, अब हंस को तोड़े, देखो अभी हमने कंचन को तोड़ा है, अभी हम हंस को तोड़ेंगे तो इसमें है हलंत, क्योंकि है से स्वर अलग हो गया, प्लस ए प्लस अनुस्वार ध्वनि न जैसी प्लस स। स्वाद, अब हम स्वाद को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? स के नीचे हलंत प्लस ए प्लस अनुस्वार ध्वनि मैं जैसी प्लस वाद। अनुस्वार ध्वनियों के लिखने के लिए ढ, न, मैं व्यंजन संकेतों का भी प्रयोग होता है तथा इनके लिए बिंदु जी देखो जैसे ऊपर लगता है ना बिंदु, तो इसका भी प्रयोग होता है। जैसे कड़ंक, कड़ंक, ठीक है, कंकण, पंच, फिर डंडा, फिर कुंदन, कुंदन, फिर चम्मच, पंकज, चंपक, नहीं चम्मच नहीं, सॉरी, इसमें आ गया चंपक आदि। आ गया ये रे ले वे श है। व्यंजनों से पूर्व आने वाली अनुस्वार ध्वनि के लिए बिंदु का ही प्रयोग होता है। ठीक है? ध्वनि को किस में कर दिया चेंज? बिंदु में। अभी आप लोग याद रखना, ये इन व्यंजनों में जो अनुस्वार में आने वाली जो ध्वनि है उसको बिंदु के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये संवाद, हंस, शंस आदि अनुस्वार ध्वनि स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है अनुस्वार ध्वनि, क्योंकि इनके उच्चारण में व्यंजन के उच्चारण की तरह रुकावट होकर फिर नाक से हवा निकलती है तथा जो शुद्ध व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनके पहले किसी स्वर का आना जरूरी है। इसलिए अनुस्वार को अयोगवा भी कहते हैं, क्योंकि इसका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के भी साथ नहीं किया जा सकता, फिर भी यह ध्वनि को वहन यानी वह करती है। अनुनासिक ध्वनियों से स्वर ध्वनियाँ हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ वे स्वर ध्वनियाँ हैं जो नाक से भी बोली जाती हैं और सारे स्वर यानी निर्नुनासिक एवं अनुनासिक दोनों होते हैं। निर्नुनासिक स्वर बिना नाक के अर्थात केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर कौन से? ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ तथा अनुनासिक स्वर अर्थात वे स्वर मुंह के साथ साथ नाक से भी बोले जाते हैं। ए, आ, ई, ऊ, ए, ओ। ठीक है? अनुस्वार अलग से एक ध्वनि है तथा दीर्घ ध्वनि है, इसलिए इसकी मात्रा गुरु मानी जाती है। गुरु यानी दीर्घ लॉन्ग मानी जाती है, जबकि अनुनासिक स्वर अलग से कोई स्वर नहीं है और जब स्वर के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है तो स्वर अनुनासिक हो जाता है। अनुनासिक जब बोल रहे हैं ना नासिक नासिक है, तो भाई नाक से भी हवा निकलेगी और मुंह से भी निकलेगी, तो हो गया ना अनुनासिक। इनके उच्चारण में भी उतना ही समय लगता है जितना निर्नुनासिक स्वर में लगता है। नाक से बोले जाने वाले व्यंजन ढ, न, मैं को नासिक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में बिना पूर्व स्वर की सहायता के शब्द के शुरू में केवल न हलंत तथा मैं हलंत ही बोले जाते हैं। ड हलंत, न हलंत, न नहीं। इस प्रकार हिंदी नाक से बोली जाने वाली 3 तरह की ध्वनियाँ हैं। आगे है नासिक के ध्वनियाँ कौन सी है? अनुनासिक स्वर हो गए, अनुस्वार हो गए और नासिक के व्यंजन। ये सारी की सारी क्या हैं? तीनों नासिक के ध्वनियाँ। पढ़ते हैं भाई। ए, आ, ई,
ए आ ई ऊ ऊ ए ओ अनुनासिक स्वर है। अनुस्वार पढ़ते हैं। स्वर के बाद आने वाली अनुस्वार ध्वनियाँ कौन सी है? ड न जो सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है ड न मैं, सबके नीचे हलंत। फिर सेकंड है य र ल व श से पूर्व आने वाली नासिक ध्वनियाँ। आगे नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन न मैं न, नदी, कणक, महल, चमक, गणना आदि शब्दों में। आगे है पद विचार। पढ़ते हैं पद विचार क्या है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वाक्य में उसके अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाते हैं तथा शब्द को एक व्याकरणिक रूप मिल जाता है। ठीक है। अब जब शब्द से शब्द मिलकर वाक्य बन गया तो उसमें व्याकरण का इस्तेमाल हो गया ना, तथा शब्द को एक व्याकरणिक रूप मिल जाता है और वाक्य में विभिन्न शब्दों के निर्वाह के लिए शब्द अपने कई रूप भी बदल देता है। वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्दों को पद कहते हैं। शब्द क्योंकि वाक्य में विविध रूप धारण कर लेता है इसलिए शब्दों के इस रूप विवेचन को रूप विचार भी कहते हैं। जैसे बालक एक शब्द है। अब इन वाक्य बालक पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य बन गया। बालक तो एक शब्द है, अब शब्द से वाक्य बनाओ भी, वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बालक पुस्तक पढ़ता है, मैं बालक इसमें इस वाक्य में बालक क्या करता है? एम जो है पुल्लिंग एक वचन जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग क्या है? एक वचन है तो जो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा है। अध्यापक ने बालक को पढ़ाया। वाक्य में बालक करता नहीं होकर कर्म है। किस पर काम किया जा रहा है? बालक पर, तो कर्म कौन हो गया? बालक आदि। अब हम पढ़ेंगे विकारी और अविकारी। तो ये अच्छा टॉपिक है भाई हमारे ऐसे एग्जाम में। तो शब्द रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों की दो कोटियां हैं। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण बदल जाते हैं उन्हें विकार यानी शब्द के रूप में परिवर्तन हो। शब्द और जिनका रूप किसी भी संदर्भ अब अभी जो हमने पहली लाइन में पढ़ा है समझ में आ गया? विकार क्या है? जिनका रूप परिवर्तित हो जाए वो क्या है? वो विकारी है, विकारी शब्द है वो। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। शब्द और जिनका रूप किसी भी संदर्भ में नहीं बदलता उन्हें अविकारी या अवयव शब्द जैसा का तैसा रहे, उनमें कुछ भी वह न हो कहा जाता है। अब जिन शब्दों में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, अभी वैसे के वैसे ही रहेंगे, भले कैसा ही बदल लो, तो वो कौन से शब्द हो गए? अविकारी शब्द या फिर अवयव हो गए। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण विकारी शब्द हैं तथा क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक तथा विमर्शय दिबोधक वे अविकारी शब्द हैं। अब विकारी शब्द कौन कौन से अभी देख लो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विकारी शब्द हैं। अविकारी और अवयव का नाम ले तो इसमें कौन कौन आएंगे? क्रिया विशेषण आएगी, समुच्चय बोधक आएगा, संबंध बोधक आएगा तथा विस्मय दिबोधक अविकारी शब्द हैं, यानी अवयव हैं जे। और संक्षेप में विवेचन इस प्रकार है। अब पढ़ेंगे संज्ञा क्या है भाई? तो किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। इसमें सिर्फ प्राणी नहीं आएगा, संज्ञा में सिर्फ प्राणी नहीं आएगा, इसमें वस्तुएं भी आएंगी, सभी प्राणी भी आएंगे, सभी भाव भी आएंगे, सभी प्रकार के भाव आएंगे, सभी प्रकार के स्थान आएंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए देख लो भी, हिमालय, गाय, मिठास, जयपुर आदि। ठीक है। संज्ञा के 3 प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए, ठीक है, जैसे कि विशेष मोहन, और वस्तु विशेष जैसे जमुना। ठीक है। स्थान विशेष में देखेंगे तो आगरा का द्योतक कराए। सेकंड है जातिवाचक, जो किसी जाति, पदार्थ या समूह आदि का हो का बोध कराए, जैसे घोड़ा। अब घोड़ा एक थोड़ी है, घोड़े तो बहुत सारे हैं, तो ये पूरे समूह का बोध करा रहा है ना, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर कुर्सी, अब कुर्सी एक थोड़ी, कुर्सियाँ तो बहुत है, तो ये क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। कक्षा, तो ये भी क्या है कि जातिवाचक संज्ञा। थर्ड हमारी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराए। देख लो इसमें भाव भी आएंगे सारे, इसमें सारे गुण भी आएंगे और इसमें सारी दशा भी आएगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे यौवन, सौंदर्य, कालिमा आदि ऐसी वस्तुएं जिनकी गणना की जा सके, जैसे पुस्तक, कमरा और लड़का आदि।
को गणीय संज्ञा तथा जिनकी गणना नहीं की जा सके, जैसे पानी, घी, सोना और प्रेम आदि, उन्हें अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के दो प्रकार और है, गणनीय संज्ञा जिन्हें गिना जा सकता है, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा जिन्हें नहीं गिना जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने अभी समझ लेना अच्छे से। आगे हिंदी में संज्ञा लिंग, वचन तथा कारक द्वारा अपना रूप निर्धारित करती है। अब देखो लिंग क्या है, लिंग पढ़ते हैं हम लोग। लिंग हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत के तीसरे लिंग नपुंसकलिंग, क्या लिखा है ये पढ़ लेना आप लोग, की संज्ञाएं हिंदी में पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में विभाजित हो गई। संस्कृत के जो तीसरे लिंग है ना, उसकी जो संज्ञाएं थी वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या हो गई, विभाजित हो गई। हिंदी में लिंग की अपनी विशिष्टता है भाई, जो लोग प्रयोग और अभ्यास से ही जानी जा सकती है, तथा गैर हिंदी भाषी इसे हिंदी मातृभाषियों अथवा शब्दकोश से सीख सकते हैं, जैसे पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी, धोबी, धोबिन, सेठ, सेठानी, पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन, ऊंट, ऊंटनी, पिता, माता, भैंस, भैंसा, बहन, बहनोई आदि पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाली संज्ञाएं लिंग परिवर्तन के विभिन्न संरचना प्रकारों का द्योतक कराती है। आगे है वचन। अभी हमने पुल्लिंग पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे वचन। तो हिंदी में वचन भी दो ही हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत का द्विवचन हिंदी तक आते आते समाप्त होकर बहुवचन में ही समाविष्ट हो गया है। अब इसे हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया पर पड़ता है। जो वचन है ना हमारा, उसका प्रभाव संज्ञा पर भी पड़ेगा, सर्वनाम पर भी, विशेषण तथा क्रिया पर भी पड़ता है। हिंदी में आदरवाचक बहुवचन भी होता है। जो आदरवाचक है ना, वो बहुवचन भी होता है, जो एक व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त होता है, जैसे पंडित जी अभी तक आए नहीं। पंडित जी अभी तक आए नहीं, तो पंडित जी क्या हो गया, आदरवाचक हो गया, बहुवचन भी हो गया साथ में। अभी तक आए नहीं, हिंदी में कभी कभी एक अलग शब्द लगाकर या शब्द की पुनरावृत्ति करके भी बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कविजन, नेता लोग, गली गली, कौन कौन आदि। सर्वनामों में मैं के लिए हम तथा तू के लिए तुम, आप आदि अलग ही शब्द हैं। ये हमारे सभी वचन हो गए। वचन को अभी हमने अच्छे समझ लिया। आगे नेक्स्ट है हमारा कारक। तो संज्ञा ने सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को कारक। ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। संज्ञा जहाँ सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाले, संज्ञा जहाँ सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को ही कारक तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्द या शब्दांश को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। इसमें दो परिभाषाएं समझ में आ रही हैं आपको, एक तो कारक समझ में आ रहा है, सेकंड आपको परसर्ग समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे अध्यापक ने छात्र को उसकी उत्तर पुस्तिका में 80 अंक दिए। किसने, अध्यापक ने किसको, छात्र को उसी की उत्तर पुस्तिका में 80 अंक दिए। इस वाक्य में ने को में कारक चिन्ह है। ने क्या है, कारक चिन्ह है। ने संबंध स्थापित कर रहा है ना, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। ये देखो, अब अध्यापक को हम संज्ञा में लेंगे ना, ले रहे हैं ना संज्ञा में, और सर्वनाम में लेंगे। और ने अब जे किसके साथ, जे क्रिया के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, कौन, ने। तो ने जहाँ पर क्या हुआ, कारक, क्योंकि अध्यापक का छात्र के साथ संबंध स्थापित कर रहा है कौन, ने। तो ने कारक है भाई। जहाँ पर लाइनों से समझ में आ जाएगा। हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट है यदि बच्चा इसको ध्यान से करे तो। तथा ये अध्यापक और छात्र, अध्यापक और उत्तर पुस्तिका, अध्यापक और अंक तथा अध्यापक और दिए क्रिया के संबंध निर्धारित करते हैं। हिंदी में संज्ञा के केवल दो रूप कारक हैं, मूल और त्रियंक। कारक चिन्ह से रहित रूप मूल कहलाता है। कारक चिन्ह से जो रहित रूप है ना, वो उसका मूल रूप है, और यदि उसमें कारक चिन्ह आगे तो वो उसका त्रिक रूप होगा, परिवर्तित रूप होगा। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है में लड़का करता है और पुस्तक कर्म है, किंतु इसके आगे कारक चिन्ह नहीं है। यदि कोई संज्ञा किसी परसर्ग के साथ वाक्य में प्रयुक्त होती है तो वह उसका त्रियंक रूप है। यदि कोई संज्ञा किसी प्रसर्ग के साथ वाक्य में प्रयुक्त होती है तो वह उसका त्रियंक रूप है। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी,
अब आ गया ना ने पुस्तक पढ़ी करता और लड़के ने कुत्ते को मारा कर्म आदि। हिंदी में 8 कारक हैं जिनके चिन्ह इस प्रकार हैं। अब हम कारक और उसके चिन्ह पढ़ रहे हैं। ने सबसे पहला कारक है हमारा ने। लड़का खाता है, लड़की ने खाया। लड़का में शून्य कारक चिन्ह है, लड़का में शून्य कारक चिन्ह है, लेकिन लड़की में कारक है। लड़की ने खाना खाया, तो ने जहाँ पर क्या हो गया, कारक हो गया ना। आगे सेकंड हमारा कारक है को। लड़के ने खाना खाया, लड़के ने चिड़िया को बचाया। सेकंड कारक कौन सा है, को। लड़के ने किसको बचाया भाई, चिड़िया को बचाया। समझ में आ गया। आगे से कारक है, से के द्वारा के कारण पेन से लिखा, लड़के के द्वारा भेजा। से कारक आ गया ना यहाँ पर। से कारक कौन सा है, पेन से लिखा। आगे को कारक है, को के लिए लड़के को खिलाया, खिलाओ। लड़के के लिए खरीदो। आगे सिर्फ फिर हमारा से कारक, आसमान से गिरा। नेक्स्ट है हमारा का के की, लड़के का चश्मा, लड़के की बहन, लड़के के दोस्त। तो का की के यहाँ पर क्या है, कारक है भाई। समझ में आ रहा है ना, कारक क्या है। नेक्स्ट हमारा अधिकरण क्या है, तो मैं पर के नीचे के ऊपर के भीतर, कमरे में, सड़क पर, घर के भीतर, पेड़ के नीचे। इस कारक में की और की अपेक्षा के सामने, के बाहर, के परे आदि परसर्ग भी सम्मिलित हैं। समझ में आया, परसर्ग भी इसमें सम्मिलित है। आगे संबोधन। परसर्ग जहाँ कारक चिन्ह नहीं है, परसर्ग जहाँ कारक चिन्ह नहीं है, ये दोनों चिन्ह नहीं है, किंतु जो संज्ञा शब्द की ध्वनि रचना को ही बदल देते हैं। जैसे लड़के, लड़का, भाइयों, भाई, बच्चों, बच्चे। सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण और आज्ञार्थक क्रिया रूप के साथ भी परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे समय किसका, धनवान की, एकांत में, जहाँ से, कब से, ज्ञान को आने में कुछ परसर्ग रूप समान है, इसलिए वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही उनका निर्धारण किया जा सकता है। जैसे लड़का पेन से लिखता है, तो ये क्या हो गया, करण। लड़का पेड़ से कूदता है, अपादान। क्या आ गया, ये अपादान। इसी प्रकार लड़के ने आम खाया में लड़के रूप एक वचन पुल्लिंग रूप है, जबकि लड़के आम खा रहे हैं में लड़के बहुवचन पुल्लिंग है। लड़के कैसे में खा रहे हैं, लड़के बहुत सारे हो गए ना, तो लड़के बहुवचन है भाई और साथ में पुल्लिंग है। और संबोधन कारक में बहुवचन रूपों में ओ यूं लगता है, जो संबोधन करते हैं ओ यूं के लिए क्या, किसके लिए आते हैं, जो संबोधन के लिए आते हैं। जैसे बच्चों, लड़कों, बच्चियों, किंतु कर्ता कारक में जो है ओ एवं यूं होता है। जैसे बच्चों ने, लड़कों ने, बच्चियों ने आदि। आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या है भाई। तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाला शब्द सर्वनाम है। जय वाक्य में करता मैं पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ। कर्म मैंने तुम्हें पढ़ाया। देख लो भी सर्वनाम क्या है। अब मैं जहाँ पर संज्ञा आनी थी, संज्ञा किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, कोई भाव आता, कोई गुण आता, लेकिन जहाँ पर तो मैं आया। अब मैं यानी संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया हुआ है, सर्वनाम इस्तेमाल हो गया। मैं पढ़ता हूँ, मैं जहाँ सर्वनाम है। कर्म मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने जो वर्ड है ना, ये जहाँ पर सर्वनाम है। और कमल ने तुम्हें पढ़ाया, तो वो संज्ञा हो जाती। लेकिन अभी जहाँ पर मैंने आया है, तो जो है संज्ञा के स्थान पर आया है मैंने, तो मैंने क्या है, अभी सर्वनाम है। सीमित रूप में पूरक स्थान वह कौन है पर आता है। सर्वनाम की विभक्तियाँ संज्ञा से भिन्न है। देख लो भाई, सर्वनाम की जो विभक्ति है ना, वो संज्ञा से भिन्न है। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 7 भेद हैं। कितने भेद हैं, 7। याद करना है इसे ढंग से। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं, तुम, आप आ जाओगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम और आप आ जाओगे। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें यह और वह आ जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह आ जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आ जाएगा।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, कोई और कुछ आ जाएगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, कौन और क्या। प्रश्नवाचक कौन है भाई, क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा जी। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, वह जो कल वहाँ गया था, वह जो कल कॉलेज गया था, वह जो अभी घर आया है, जो संबंध स्थापित कर रहा है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम में कौन आ जाएगा भाई, जो आ जाएगा। सहज संबंधवाचक सर्वनाम में सो, सो वह, इसलिए यह काम हो गया, सो यह मैंने कह दिया, सो वह काम करने लग गया। सहज संबंध, जो सहज संबंध स्थापित करे दो जनों में, उसमें सो जहाँ पर वह आ जाएगा। निजवाचक सर्वनाम, आप, समय, खुद। निज यानी एक आदमी, ठीक है, प्राइवेट बोल सकते हैं, आप, समय और खुद। संज्ञा की तरह सर्वनामों का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। संज्ञा की तरह सर्वनामों का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है भाई। इसमें लिंग भेद नहीं होता, सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता, संज्ञा में लिंग भेद होता है। आदर के लिए आप सर्वनाम एक वचन संज्ञा के लिए होकर भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आप सिर्फ एक वचन है, जो एक वचन, यदि हम आपको संज्ञा रूप में देखें तो यह सिर्फ एक है, लेकिन यदि हम इसे सर्वनाम रूप में देखें तो यह बहुवचन है, ठीक है ना, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऐसे आदर सूचक संदर्भ में बहुवचन को स्पष्ट करने के लिए आप लोग, आप सब भी कहा जाता है। कोई या किसी की पुनरावृत्ति करके कोई किसी बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। सर्वनाम कभी भी विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। सर्वनाम विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। अभी हमने पढ़ा था ना पीछे कि जो संज्ञा है वो सर्वनाम रूप में प्रयुक्त होती है ना, होती है। अभी हमने पीछे उदाहरण भी देखे इसके, अभी हमने एग्जाम्पल देखे थे। सबसे ऊपर जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, अब यहाँ पर कमल पढ़ता है, उसकी जगह आ गया मैं पढ़ता हूँ, तो संज्ञा की जगह क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। सर्वनाम क्या है, मैं। तो ये क्या बात बोल रहा है, यहाँ पर यह बोल रहा है कि सर्वनाम कभी विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे संज्ञा सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो सकती है ना, वैसे ही सर्वनाम विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। जैसे यह लड़का, वह बात, जो काम, कोई करिश्मा, कुछ सर्वनाम क्रिया विशेषण के रूप में आ सकते हैं। जैसे गर्मी कुछ कम है, आप क्या जीतेंगे, क्या बात है। इस अंतिम वाक्य में क्या विस्मयदिबोधक है, विस्मयदिबोधक है, ठीक है। अंतिम वाक्य जो है, क्या बात है, यह क्या आ गया, विस्मयदिबोधक। आगे ने इसको बहुत विस्तार से बताया गया, आगे आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा समझ में जी, और बहुत आसान भी लगेगा जी सब कुछ। आगे विशेषण क्या है, तो संज्ञा यानी विशेष की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषता होते हैं। जैसे बड़ा लड़का, लाल मिर्च, 4 आदमी, किलो भर। वह देखो, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ की, किसी भी संज्ञा की विशेषता को बता रहा है ना, जो शब्द उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे बड़ा लड़का, तो भाई लड़का क्या है, बड़ा है ना, तो बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, लड़के की विशेषता कौन बता रहा है, बड़ा बता रहा है, तो बड़ा शब्द यहाँ पर क्या हो गया, विशेषता होगी ना उसकी, तो यही विशेषण है। बड़ा लड़का, लाल मिर्च, 4 आदमी, किलो भर। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार हैं, भी विशेषण के 4 प्रकार हैं। और हमने पीछे सर्वनाम के कितने प्रकार पढ़े हैं भाई, वो टोटल 7 प्रकार पढ़े हैं हमने इसके, और पीछे हमने सर्वनाम के भी पढ़े हैं। अभी हम विशेषण के पढ़ेंगे। जैसे गुणबोधक, जो संज्ञा के गुण, रंग, दशा, काल, स्थान और आकार का ज्ञान कराए। जैसे मीठा आम, कमजोर बच्चा, गुण। लंबी इमारत, गोल पत्थर आकार, लाल कपड़ा, पीला पत्ता, रंग। बीमार आदमी, कच्चा फल, दशा बता रहा है। नया घर, वाह, कल की बात, काल। राजस्थानी साफा, नीची जमीन, स्थान। यह क्या है, गुणबोधक। अरे भाई, जो संज्ञा के गुण बता दे, जो विशेषता बता दे, वो तो विशेषण हो गया, विशेषण का पार्ट है कि गुणबोधक। अरे भाई, जो संज्ञा के गुण बता दे, सारे के सारे गुण बता दे, ठीक है। ये एग्जाम्पल ढंग से देख लेना आप लोग।
जैसे राजस्थानी साफा नीची जमीन स्थान के बारे में आया है। कच्चा फल दशा को बता रहा है, अभी अभी कच्चा है, पका नहीं है। नया घर और कल की बात है, काल को बता रहा है। और जो पीला पत्ता है वो रंग को बता रहा है। ठीक है, ये है गुणबोधक विशेषण। अभी हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण कौन सी होती हैं। जो संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषण बताए, जैसे 1 से 100 तक की संख्या, अपूर्णांक, आधा, पौना, डेढ़, 1/4 आदि संख्यावाचक विशेषण है जी। क्रमवाची, पहला, दसवां आदि। गुणा, आवर्ती वाचक, 2 गुणा, चौगुना, समूहवाचक, सभी के संख्यावाचक विशेषण, दोनों, चारों और प्रत्येक वाचक, प्रति व्यक्ति, हर आदमी, संख्यावाचक विशेषण। जो उदाहरण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं और उनके अतिरिक्त अनिश्चित संख्याएं हैं, जैसे कुछ, बहुत, थोड़ा, कम, दसियों, सैकड़ों, 10, 8, 100, 1, करीब, कोई 200 आदि। तो ये निश्चित है ना भाई, संख्या का पता ही नहीं है इसमें कितनी संख्या है, तो निश्चित होगा ना। अभी कुछ में हमें क्या पता चलेगा अभी इसमें कितनी संख्याएं हैं, नहीं पता लगता ना। कुछ है, बहुत है, थोड़ा है, कम है, दसियों है, सैकड़ों है, 8 है, 10 है, 100, 1 है, करीब है, कोई 200 आदि है। ये सभी अनिश्चित वाचक संख्याएं हैं। नेक्स्ट है परिणामवाचक, जो संख्या की नापतोल की विशेषता बताते हैं। जो परिणाम, भाई जो परिणाम बताएगा, नापतोल बताएगा, उसी विशेषण की तो बात हो रही है। जो संज्ञा की ही नापतोल की विशेषता बता दे वो परिणामवाचक विशेषण हो गया। जैसे ढेरों आम बता दी ना नापतोल, कितने आम है, अभी ढेरों ही आम है। और चम्मच भर, नापतोल, नाप का थोड़ा सा, चम्मच भर चीनी। फिर पाम भर, थोड़ा दूध, थोड़ा, नापतोल को बता दिया ना, थोड़ा सा दूध। तो क्या बता दी भाई, संज्ञा की नापतोल कर दी, तो ये कौन सी विशेषण होगी, परिणामवाचक विशेषण होगी ये। आगे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है भाई, अप्रधान सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अप्रधान सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कौन लड़का, जो लोग, कैसी बात, वैसी भावना, जितना प्यार, ये सभी क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका आदि भी सर्वनामों से ही बने विशेषण है। नेक्स्ट, संज्ञा के पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, यानी जो संज्ञा के पहले आ जाएं वो वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। जैसे आलसी लड़का, लड़के की विशेषता बता दी ना, लड़का क्या है, आलसी है, अभी आलसी लड़का है, सो रहा है। और विशेष्य के बाद क्रिया के पूर्व के रूप में आने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। अभी जिस संज्ञा के पीछे जो विशेष्य के बाद क्रिया के पूर्व के रूप में आने वाला विशेषण, यानी संज्ञा ये जो पीछे विशेषण है वो हमारी विधेय विशेषण है, और जो पहले आए वो हमारी विशेष्य विशेषण है। अब हम विधेय विशेषण के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लड़का आलसी है, तो पहले लड़का आ गया, संज्ञा आ गई, और उसके पीछे उसकी विशेषता आ गई, यानी आलसी। तो यह कौन सी विशेषण होगी, विधेय विशेषण होगी। विशेषण भी विकारी और अविकारी होते हैं। अब विशेषण भी विकारी भी होते हैं और अविकारी भी होते हैं। विकारी जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, और अविकारी अवयवजनित जिनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अकारांत विशेषण, जैसे काला, बड़ा आदि, ये कौन सा विशेषण, अभी अकारांत विशेषण है। तथा सार्वनामिक विशेषण, जैसे वह लड़का, वे लड़के, उस लड़के ने आदि के रूप संज्ञा के लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, अतः विकारी है। अरे जो बदल ही गया वो तो विकारी होगा ना। तो ये रूप क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, संज्ञा के लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे अभी तुझे क्या हो गया, विकारी हो गए, बदल गए भाई। किंतु शेष विशेषण है विकारी हैं, जो बदलते नहीं हैं, अवयव तथा एक ही रूप में रहते हैं। जैसे शिष्ट लड़का, उदार लड़की, भारी लड़की, भारी पत्थर आदि। गुणबोधक विशेषणों कुछ परिणाम बोधक एवं संख्यावाचक विशेषणों के तुलना बोधक रूप बनते हैं। तुलना बोधक रूप बनते हैं। गुणबोधक विशेषण और कुछ परिणाम बोधक एवं संख्यावाचक विशेषणों के तुलना बोधक रूप बनते हैं। ऐसे विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। इन वाले विशेषणों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 होती हैं, पढ़ते हैं। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में रहता है, जैसे घर बड़ा है,
लड़का अच्छा है, मूल विशेषण है जे। उत्तर अवस्था में विशेषण दो विशेषणों की तुलना करता है, जैसे मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है। तुलना कर दी ना मोहन की सोहन के घर से, तो ये कौन सी अवस्था होगी? उत्तर अवस्था होगी। और उत्तम अवस्था में अनेक विशेषणों की तुलना में एक विशेषण को सबसे अधिक बढ़कर बताया जाता है, जैसे आपका घर सबसे अच्छा है, मतलब सभी विशेषों में से एक की विशेषता को उत्तम बता दिया, तो ये कौन सी विशेष अवस्था होगी? उत्तम अवस्था होगी। उत्तम अवस्था के लिए तर यानी अधिकतर, गुरुतर, उच्चतर आदि और उत्तम अवस्था के लिए तम यानी अधिकतम, गुरुतम, उच्चतम आदि प्रत्यय लगाए जाते हैं। इनमें इन वाले प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। एक तो तर वाले प्रत्यय का और एक तम वाले प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। आगे हिंदी में से की अपेक्षा से अधिक, से कम, से बढ़कर, से कहीं के वंशीपत आदि शब्दों का प्रयोग करके भी तुलनात्मक विशेषण बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? विशेषणों को भी आगे कितने प्रकार से बांट दिया। ठीक है। आगे रचना की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से भी विशेषण को दो भागों में बांटा है भाई, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ विशेषण मूलतः विशेषण ही होते हैं तथा उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। रूढ़ विशेषण विशेषण ही होते हैं और इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे काला, छोटा, लंबा आदि। यौगिक विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे सप्ताह से साप्ताहिक। कौन सा हो गया? कौन सा विशेषण हो गया? यौगिक विशेषण हो गया भाई। इसमें प्रत्यय जोड़ दिया ना, पीछे इक जोड़कर बना दिया ना, सप्ताह से साप्ताहिक बना दिया, तो ये कौन सा विशेषण हो गया? यौगिक विशेषण हो गया। और राष्ट्रीय, ग्रामीण, दया में, बुद्धिमान, तपस्वी, कृपालु, रंगीला, सौतेला, बंगाली, किताबी, ठंडा, दाढ़ी वाला आदि, ये सभी यौगिक विशेषण है। इसी तरह सर्वनामों से जह से, ऐसा, इतना, कौन से, कैसा, कितना आदि। क्रिया धातु से मृत, पूज्य, प्रशंसनीय, कटाफटा, कमाऊ, सुहावना और मरियल, हंसता, पढ़ने वाला आदि। अवयव से भीतरी, बाहरी, संबंध कार्य के संज्ञाओं और सर्वनामों से लड़की का, दरवाजा, कागज की नाव, उसका घर, मेरा हाथ तथा कहीं कहीं विशेषण से ही विशेषण लघुत्तर, नवीनतम, घनिष्ठ बनाए जा सकते हैं। समझ में आ गया विशेषण? अभी हम पढ़ रहे हैं क्रिया। तो वाक्य में जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, भाई कुछ हो रहा है, कोई काम हो रहा है, कोई कर्म हो रहा है, भाई कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, तो वही तो क्रिया है, क्रिया कहलाता है। जैसे खाता है तो भी कुछ तो कर ही रहना है, क्या क्या कर रहा है? खा रहा है, खाता है। पढ़ेंगे भी, क्या करेंगे? पढ़ाई तो करेंगे। हिंदी में क्रिया के मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार हैं। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पढ़ लेते हैं, कौन सी होती है? जिस क्रिया को वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। भाई इसमें कर्म हो ही नहीं रहा तो अकर्मक क्रिया है ना। भी क्रिया तो हो रही है लेकिन कोई कर्म नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा, अभी कुछ हो रहा है। ठीक है। लड़का सोता है, भी सो रहा है, इसमें कौन सा काम हो रहा है? ठीक है। मोर उड़ता है, उड़ रहा है, भाई इसमें कौन सा काम हो रहा है? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है तो भी कुछ ना कुछ तो कर्म हो रहा है। कौन सा कर्म हो रहा है? लड़का पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है लड़का। कौन सा कर्म हो गया? पढ़ने का कर्म हो गया। अशोक पौधा लगाता है, भाई क्या लगा रहा है? पौधा लगा रहा है ना, तो सकर्मक क्रिया होगी। फिर आ गया तुम्हारे द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो काम हो रहे हैं, दो कर्म हो रहे हैं। जहाँ क्रिया के दो कर्म होते हैं, जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, दो काम हो रहा है। मैंने किसको? पुलिस को क्या पकड़वा दिया? चोर पकड़वा दिया। ये होगी द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म हो। आगे है प्रेरणार्थ की क्रिया, यानी दूसरे को प्रेरणा देकर काम करवाना, दूसरे को कहकर काम करवाना। कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थ की क्रिया। पढ़ते रहे। जहाँ कर्ता खुद किसी क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देकर उससे क्रिया करवाए। जैसे नरेश ने नाई से बाल कटवाए, नरेश ने नाई से बाल कटवाए। उसने जाकर कहा ना नाई को, नाई जी बाल काट दीजिए, तो नाई जी ने बाल काट दिए। प्रेरणा दी ना पहले नरेश ने जाकर किसको? नाई का, फिर नाई ने बाल काटे।
कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। मोहन ने माली से दूब कटवाई, माली से दूब कटवाई। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होते हैं। तो कर्म हो रहा है तो सकर्मक तो होंगी ना। आगे पूर्ण क्रिया, कुछ क्रियाएं पूर्ण भी होती है। जहाँ अकर्मक या सकर्मक क्रियाओं को भाव की पूर्णता के लिए विधेयात्मक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वह एक अध्यापक है, वह कुशल है, वह आज उपस्थित है आदि। वह यानी किसी को बताने के लिए किसी विधेयात्मक शब्दों का इस्तेमाल हो जहाँ पर, जैसे वह ठीक है आदि। जहाँ अध्यापक कुशल तथा उपस्थित कर्म नहीं होकर विधेयात्मक शब्द हैं। ठीक है, कौन से शब्द हो गए? अध्यापक कुशल कौन से हो गए शब्द? उपस्थित कौन से शब्द हो गए? विधेयात्मक शब्द हैं, विधेय में काम आने वाले शब्द हैं, जो किसी न किसी कर्ता या कर्म की ओर निर्देश करते हैं। विजय करता है, जो कोई ना कोई कर्म है भाई, कुशल होना एक कर्म है भी, वो कर्म करता है, कुशल तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है हमारी सहायक क्रिया कौन सी होती है? मुख्य क्रिया के रूप में पूरा करने में सहायता करने वाले शब्द सहायक क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैं गया हुआ था, मोहन सुन रहा था। हिंदी में सहायक क्रियाओं का योग बड़ा व्यापक है भाई, जैसे डालना, चुकना, सकना, पाना, लेना, देना, आना, जाना, खाना, होना, करना, रहना, पड़ता आदि सहायक क्रियाएं हैं। ये सभी सहायक क्रियाएं जो किसी क्रिया को पूर्ण होने में सहायता कर रही हूँ, वही तो होती हैं सहायक क्रियाएं। यद्यपि इनमें से कुछ क्रियाएं डालना, लेना, देना, जाना, खाना आदि मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होती हैं। ये सहायक क्रियाएं तो होती ही होती हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं मुख्य में भी आ जाती हैं। तो ठीक है, ये कौन सी क्रिया है? ये सहायक क्रियाएं होगी। क्रिया के रूपांतरण देखते हैं भाई। तो क्रिया विकारी शब्द है जिसमें बदलाव हो जाए, ये विकारी शब्द है। तथा क्रिया के रूप परिवर्तन के 7 आधार हैं, जैसे लिंग। अब क्रिया को कितने आधारों पर बदला जा सकता है? 7 आधारों पर बदला जा सकता है। क्रिया को लिंग के आधार पर बदल सकते हैं, वचन के आधार पर बदल सकते हैं, पुरुष, वाच्य, कृदंत, भाव, जहाँ अर्थ और काल के आधार पर क्रिया को बदल सकते हैं। क्रिया का लिंग संज्ञा के अनुसार परिवर्तित होता है भाई। क्रिया का जो लिंग है ना, वो संज्ञा के अनुसार बदल जाता है। जैसे लड़का जाता है, लड़की जाती है। तो जो क्रिया है वो लिंग संज्ञा के अनुसार परिवर्तित हो गया ना यहाँ पर। आगे क्रिया के वचन भी संज्ञा के अनुसार बदलते हैं। जो क्रिया के वचन है ना, वो भी किसके अनुसार? संज्ञा के अनुसार बदलते हैं। जैसे लड़का जाता है, लड़के जाते हैं। जहाँ पर लड़का था फिर लड़के होंगे। पहले एक वचन था फिर बहुवचन हो गया, तो बदल गया ना भाई। यही अंतर है। आगे हिंदी में 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मैं और हम। तो मैं और हम तो हमेशा उत्तम ही होते हैं ना, क्योंकि हमने तो कभी खुद को मध्यम समझा ही नहीं है। फिर मध्यम पुरुष तुम और तुम, तुम मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष वह वे आदि, तो ये कौन से हो गए? अन्य पुरुष हो गए। अकरांत करदंतीय रूप पुरुष के अनुसार नहीं होते, परंतु दूसरे क्रिया रूप में विकार आ जाता है। जैसे मैं हूँ, तू है, तुम हो, वह है, वे हैं आदि। आगे वाच्य से क्रिया को मुख्य विषय, कर्ता, कर्म या भाव का पता लगता है। वाच्य से क्रिया को मुख्य विषय, कर्ता का, कर्म का, भाव का पता लगता है। जिसे मोहन पत्र पढ़ता है, जय कर्तव्यवाचक है। पत्र मोहन द्वारा पढ़ा जाता है, जय कर्मवाचक है। मोहन से पत्र पढ़ा नहीं जाता है, जहाँ पढ़ा नहीं जाता भाववाच्य है। नहीं जाता भी भाव है उसका, भाववाच्य होगा, नहीं पढ़ा जाता, क्या करें। आगे करदंत क्या है? तो धातु में प्रत्यय लगने पर जो रूप बनते हैं, धातु में प्रत्यय लगने पर जो रूप बनते हैं वे करदंत हैं। जिन शब्दों के अंत में कर्त प्रत्यय लेते हैं कहलाते हैं, वे करदंत कहलाते हैं। जैसे पढ़ धातु से पढ़ता, पढ़ा, पढ़ना, पढ़ने वाला, पढ़ते हुए, पढ़कर आदि। तो लग गया ना प्रत्यय में आदि। क्रिया की रचना में 8 प्रकार के करदंत होते हैं भाई, बनते हैं। क्रियात्मक, क्रियार्थक क्रिया, धातु प्लस ना, जैसे पढ़,
पढ़ प्लस ना, पढ़ना, पढ़ना पढ़ना अच्छा है, पढ़ना गया भी अच्छा है। आगे वर्तमान कालिक कृदंत धातु प्लस ता ते ती, जैसे पढ़ता पढ़ता, वह पढ़ता वह पढ़ती आदि। हो गया ना वर्तमान, वर्तमान में चल रहा है अभी, प्रेजेंट में पढ़ता है ना, पढ़ती है, चल रहा है अभी, कंटिन्यू है। आगे भूतकालिक प्रेजेंट है भाई, जो भूतकालिक पास्ट है भाई, बीत गया जो कृदंत, यानी धातु प्लस आ ई ए ई, जैसे पढ़ा पढ़ी, वह कल पढ़ी थी, वह कल पढ़ा था, वह कल पढ़े थे, ठीक है, वह पढ़ा पढ़ी आती। अपूर्ण कृदंत धातु प्लस ए, धातु प्लस ए हुए, जैसे मैंने उसे पढ़ते हुए देखा था। हो गया ना पूर्ण कृदंत, देखा था भाई, यह क्रिया की अपूर्णता का बोध कराता है, देखा ही था, पूरा नहीं पता भी पढ़ रहा था कि नहीं, अपूर्ण हो गया ना, अपूर्णता का बोध कराता है। तत्कालिक कृदंत धातु प्लस तेती, पढ़ते ही, तत्कालिक तभी, उसी क्षण, उसी पल, पढ़ते ही, एक क्रिया के साथ ही तत्काल दूसरी क्रिया के होने का बोध होता है, उसे हम तत्कालिक कृदंत क्रिया कहते हैं। आगे मध्यकालिक कृदंत क्या है भाई, अपूर्ण या पूर्ण कृदंतीय क्रिया विशेषण की द्विरूपती से बनते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते, भी पढ़ते पढ़ते हमने साथ में ये वाली क्रिया भी कर ली, तो ये मध्यकालिक कृदंत है। आगे पूर्वकालिक कृदंत धातु प्लस कर, जैसे पढ़कर, भाई मैं तो पढ़कर ही खेलने जाऊंगा, मैं तो पढ़कर ही खाना बनाऊंगी, मैं तो पढ़कर ही स्कूल जाऊंगा, मैं तो पढ़कर ही नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाऊंगा। तो ये कौन सी क्रिया है भाई, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया है जी। आगे कृतवाचक कृदंत धातु प्लस ने, प्लस वाला, पढ़ने वाला, हो गया ना कृतवाचक कृदंत, जो करे, कर्म करे, जो हो गया कृदंतवाचक कृदंत, पढ़ने वाला। आगे भाव जहाँ पर अर्थ, हिंदी में 3 भाव निश्चयार्थक, समाभावार्थक एवं आज्ञार्थक होते हैं। इनके अतिरिक्त संदिग्धार्थ और संकेतार्थ भी माने जाते हैं, और निश्चयार्थ में वर्णन प्रश्न निषेध आदि होते हैं, जैसे पढ़ता है, क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ेगा आदि। आज्ञार्थ में आदेश होता है, जैसे पढ़ पढ़ो, पढ़िए पढ़िएगा, मत पढ़ो। और संभावार्थ में क्या होता है, संभावार्थ में क्रिया की संभावना का बोध होता है, जैसे मैं पढ़ूँ क्या, मैं पढ़ता हूँगा शायद, वह पढ़ा हो, क्या पता वह पढ़ा हो या नहीं, पक्का नहीं है भाई, कन्फर्म नहीं है, भाव है, सिर्फ संभावना है यहाँ पर, ठीक है। और संकेतार्थ में शर्त का बोध होता है, यदि मैं पढ़ता पढ़ता तो होता, जैसे मैं, यदि मैं पढ़ता होता तो आज मेरी पूरी क्लास में फर्स्ट रैंक होती, यदि मैं पढ़ता होता तो मैं पास हो जाता, यदि मैं पढ़ता होता तो आज मैं जॉब लग जाता। कौन सी है अभी, संकेतार्थ। और संकेतार्थ क्रिया के रहते वाक्य सरल नहीं मिश्र होता है, सरल नहीं होता, मिश्र होता है। और संगीतार्थ में, संदिग्धार्थ में क्रिया का निश्चय प्रकट होता है, जैसे वह पढ़ता होगा शायद, है ना। आगे काल क्रिया के होने के साथ, होने के समय, काल यानी क्रिया होने के समय का बोध क्रिया के काल रूप में से होता है। हिंदी में काल 3 है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, किंतु काल और भाव अर्थ मिलकर इनके कई भेद हैं। वर्तमान काल के 3 रूप हैं भाई, सामान्य वर्तमान में मैं पढ़ता हूँ, सामान्य वर्तमान मैं पढ़ता हूँ, संदिग्ध वर्तमान वह पढ़ता होगा, संदिग्ध हो गया ना। संभाव्य वर्तमान संभव है वह पढ़ता हो, है ना, संभाव्य। भूतकाल के 9 रूप हैं, जैसे सामान्य भूत मैं पढ़ा, नेमी भूत मैं पढ़ता था, भाई मैं पढ़ता था, नेमी भूत हो गया। आसन्न भूत उसने अभी अभी पढ़ा है, आसन्न अभी अभी, आसन्न, आसन्न भूत हो गया। पूर्ण भूत पूरा हो गया भाई, मैं पढ़ा था भाई, सच में पढ़ा था, पूरा काम किया है मैंने, पढ़ाई की है मैंने, पूर्ण किया है पढ़ाई का काम मैंने। आगे संदिग्ध भूत, संदिग्ध वह पढ़ा होगा शायद, हेतु हेतु
हेतु हेतु मदभूत देखे तो सामान्य संकेतार्थ मैं पढ़ता पर आ गया ना यहाँ पर जहाँ पर वर आ जाए ना तो वो हेतु हेतु मदभूत काल होगा। नेमीय संकेतार्थ भूत शर्त की अपूर्णता के साथ आदत का भाव भी निहित मैं पढ़ता होता। फिर आगे है पूर्ण संकेतार्थभूत यदि, पूर्ण संकेतार्थभूत यदि मैं पढ़ा होता तो आज क्या क्या कर गया होता। और संभाव्य भूत संभव है उसने पढ़ा हो, क्या पता भी संभव है शायद पढ़ा हो उसने। और भविष्य काल के दो रूप हैं, जैसे सामान्य भविष्य मैं पढ़ूंगा, वाह भी वाह, जिस सामान्य भविष्य मैं पढ़ूंगा, और संभाव्य भविष्यतम शायद मैं पढ़ूं, संभावना है भी शायद पढ़ूं। आगे अवयव अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता है विकारी या अवयव कहे जाते हैं। और अविकारी या अवयव शब्दों में क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक और विमस्य बोधक सकारात्मक नकारात्मक परग सर्ग तथा परसर्ग तथा निपात प्रमुख है। जो सभी क्या है भाई अविकारी, ये सभी अवयव हैं, ध्यान रखना। क्रिया विशेषण अवयव क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। क्रिया विशेषण अवयव कौन से हैं भाई, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन वहाँ पढ़ता है, मोहन वहाँ पढ़ता है, सावधानी से पढ़ता है आदि। आगे क्रिया विशेषण स्थानवाचक कालवाचक रीतिवाचक परिणामवाचक होते हैं। क्या क्रिया विशेषण क्या होते हैं, स्थानवाचक कालवाचक रीतिवाचक परिणामवाचक होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है ना। स्थानवाचक से तो इसी का पता चलेगा, स्थिति और दशा का पता चलेगा। जैसे पास, दूर, बाहर, भीतर, जहाँ वहाँ, सामने, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, ये हो गया ना स्थानवाचक की क्रिया विशेषण। अरे भाई जो स्थान का बोध कराए वो स्थानवाचक की क्रिया विशेषण होगी ना। आगे समयवाचक विशेषण से काल का बोध होता है। अब समय से तो काल क्या होगा भाई, जैसे आज, कल, शीघ्र, सदा, अभी, तभी, पहले, सवेरे, दिन में, तत्काल, कब, अक्सर, आजकल, लगातार, तुरंत, दिन भर, बार बार, घड़ी घड़ी, एक बार आदि। तो भाई जो समयवाचक विशेषण होगी ना। आगे है हमारा जी कौन सा नित्यवाचक विशेषण, कौन से विशेषण है, जैसे दिख तो नहीं रहा लेकिन पढ़ लेते हैं अभी। विशेषण क्रिया की स्थिति को प्रकट करते हैं अभी, जैसे शायद स्थितिवाचक विशेषण क्रिया है ये। जैसे धीरे धीरे, ऐसे, अचानक, अच्छी, जरूर, सचमुच, वास्तव में, शायद, इसलिए, अब तक, मात्र, जरा, न, नहीं, मत, कभी, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, अति, थोड़ा, बहुत, तनिक, इतना, उतना आदि। ये समुच्चयबोधक अवयव कौन से होते हैं भाई, कंजक्शन कौन से होते हैं भाई, जो वाक्य को जोड़ते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं वही तो है हमारे कंजक्शन, समुच्चयबोधक अवयव। तो एक पद वाक्यांश उपवाक्य का संबंध दूसरे पद या वाक्यांश जो उपवाक्य से जोड़ने वाले अवयव को, जहाँ पर अविकारी को समुच्चयबोधक अवयव कहते हैं। जैसे और, मैं और तुम कल खाना खाने जाओगे, या मैं या मेरा भाई कल शायद दिल्ली जाएंगे, किंतु मैं कल चला जाता किंतु मुझे कॉलेज में कोई काम है आदि। आगे प्रकार की दृष्टि से इनके निम्न प्रकार भेद हैं भाई। संयोजक 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 का कार्य करने वाले, जैसे और, एवं, तथा, की, जो, मानो, जानो आदि। विभाजक विभाजक का कार्य करने वाले, जैसे या, अथवा, न, की, चाहे, चाहे, या, जा, न आदि। और प्रतिषेधक दो पदों वाक्यांशों जहाँ उपवाक्यों के बीच विरोध व्यक्त करने वाले, जैसे पर, परंतु, मैं कल चला जाता परंतु मुझे कोई काम हो गया था, किंतु, मगर, बल्कि, है ना। फिर निर्देशक निर्देशन का कार्य करने वाले, जैसे अर्थात, यानी, यदि, तो आदि। आगे हेतुक कारक को स्पष्ट करने वाले, जैसे क्योंकि, इसलिए, फलस्वरूप, फलत, नहीं तो आदि। आगे विमर्शबोधक अवयव कौन से हैं, विकारी कौन से हैं भी, हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द विमर्शबोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे हम एकदम से शोकित हो जाएं, एकदम से आश्चर्य करने लग जाएं, अचानक से हम हर्षित हो जाएं, एकदम से हम घृणा करने लग जाएं, क्रोध आ जाए, अचानक से आश्चर्य हो जाए,
तो वहाँ पर कौन से अवयव आएंगे? विमर्शनबोधक अवयव आएंगे। जैसे वाह, शाबाश, प्रशंसा, आहा, वाह वाह, हर्ष, अरे, हे, ए, क्या आश्चर्य, हाय, उफ, हा, आहा, शौक, छी, थू, धिक्कार, घृणा, अबे, रे, क्रोध, हाय रे, व्यथा, व्यथा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? विमर्शनबोधक अवयव होंगे। नेक्स्ट है सकारात्मक या नकारात्मक अवयव कौन से होते हैं? पढ़े हुए ढंग से सहमति या स्वीकृति का बोध कराने वाले सकारात्मक अवयव एवं असहमति या अस्वीकृति का बोध करवाने वाले नकारात्मक अवयव कहलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अवश्य आदि सकारात्मक तथा मत, न, 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 हाँ, न, हाँ, न आदि नकारात्मक अवयव हैं। आगे संबंध बोधक अथवा परसर्ग अवयव कौन से हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बनाने हेतु उनके बाद में लगने वाले अवयव। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बनाने हेतु उनके बाद में जो लगने वाले अवयव हैं संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। जैसे ने, को, से, के, लिए, का, के, की, में, पर आदि परसर्ग अवयव हैं। आगे निपात पार्टिकल्स अवयव क्या है भाई? निपात क्या है? हिंदी में किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए उस पद के बाद प्रयुक्त होने वाले अवयव भी हैं जिन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, तो, तक, मात्र आदि, ये क्या निपात है? ही, भी, तो, तक, मात्र आदि, ये क्या है? निपात अवयव है। नेक्स्ट हमारा वाक्य विचार क्या है? वाक्य विचार व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है और वाक्य में अर्थवान शब्दों को इस क्रम में रखा जाता है कि उससे पूरे विचार या भाव का ग्रहण हो जाता है, पूरा वाक्य बन जाता है। भी शब्दों से तो बनता है वाक्य। और वाक्य विचार में शब्द क्रम, उनका पारस्परिक संबंध, वाक्य के अंग, उनके भेद, वाक्य विशेषण आदि का विवेचन होता है। आगे पदबंध, तो वाक्य का वह अंश जिसमें से अधिक पद स्पष्ट संबंध होकर अर्थ तो प्रकट करते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध या फिर वाक्यांश कहते हैं। और शब्द भेदों की तरह उनके भी 8 प्रकार होते हैं। भी जैसे संज्ञा पदबंध, संज्ञा का काम देने वाले पदबंध, जैसे गोली से घायल बच्चे। फिर विशेषण पदबंध, नाली से बहता हुआ। फिर सर्वनाम पदबंध, मुझे अभागे ने। आगे क्रिया पदबंध, क्रिया का काम करने वाला, जैसे लौटकर कहने लगा। क्रिया विशेषण पदबंध, जैसे घर से होकर, इस सप्ताह के अंत तक। आगे संबंध बोधक पदबंध, मैं से बाहर की ओर। समुच्चय बोधक पदबंध, जैसे क्योंकि, इसलिए कि। विमर्शय बोधक पदबंध, जैसे बहुत अफसोस आदि। आगे वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं भी? तो प्रत्येक वाक्य के 2 प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य या क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। कर्ता के विस्तार को तो उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। जिनके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। मेले से खरीदा गया ऊँट, उद्देश्य। रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, विधेय। मेले में खरीदा गया ऊँट, उद्देश्य। रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, विधेय। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य जिनमें एक ही विधेय हो, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। मिश्रित वाक्य जिनमें एक सरल उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित सरल उपवाक्य होते हैं तथा आश्रित उपवाक्य के अभाव में अर्थ पूर्ण नहीं होता। जैसे यदि मैं पढ़ता होता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। यह मिश्रित वाक्य है। ठीक है। आगे संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं? वे 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र निराश्रित वाक्य जुड़े हुए हों। जैसे हम रेलवे स्टेशन गए, अतिथियों को गाड़ी में बिठाया और घर आ गए। यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में और, अथवा, या, लेकिन, किंतु, नहीं आदि नहीं तो समुच्चयबोधक योजक अवयवों का प्रयोग होता है और कभी कभी योजक अनुपस्थित भी होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं भी। विधानार्थक, जहाँ क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिले, जैसे लड़की खाना खाती है। आगे निषेधवाचक, जैसे
जहाँ कार्य का निषेध हो, जैसे लड़की ने खाना नहीं खाया, निषेध है भाई, कार्य हो ही नहीं रहा, निषेध कर दिया ना, खाना खाने के निषेध कर दिया, खाया ही नहीं उसने। आगे प्रश्नवाचक, जहाँ वाक्य द्वारा कोई बात पूछी जाए, जैसे लड़की क्या खाती है भाई, क्या खाती है, प्रश्नवाचक। आगे अर्थक, किसी को आगे आदेश देने वाला वाक्य, जैसे खाना खाओ भाई, खाना खाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे, आगे अर्थक वाक्य है। आगे संदेहार्थक, जिसमें संदेह, शंका, संभावना की सूचना देने वाला वाक्य, जैसे शायद लड़की खाना खाए, शायद लड़की खाना खाए, लड़की खाना खा रही होगी, शायद वो लड़की खाना खा रही होगी। शंका भी है, संभावना भी है, संदेह भी है, सूचना भी है। आगे है इच्छार्थक वाक्य, कौन से थे, इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद व्यक्त हो, जैसे चलो खाना खाए भाई, चलो खाना खाएं, खाना खाने की इच्छा हो रही है। यह लड़की चैन से खाना खा ले, यह हमारी उसके प्रति शुभकामना है, उसके प्रति आशीर्वाद है कि वो चैन से ही खाना खा ले। आगे संकेतवाचक, संकेत जहाँ शर्त व्यक्त करने वाला वाक्य, जैसे यह लड़की खाना खा लेती तो सो जाती, अभी तक इसने खाना नहीं खाया और शोर मचा रही है, यह कौन से हो गए, संकेतवाचक हो गए। आगे विमर्शयबोधक, तो भाई विमर्शयबोधक बताए तो थे, कौन से थे, विमर्श, शौक, हर्ष के भाव को व्यक्त करने वाला वाक्य, जैसे यह लड़की क्या प्रेम से खाना खा रही है, प्रेम आ गया ना, तो प्रेम विमर्शयबोधक है। क्या लड़की ने खाना खा लिया, क्या आ गया, लड़की ने खाना खा लिया, खा लिया भी पूछ रहा है, भावना है उसके प्रति, खाना खा ले तो अच्छा है भाई, विमर्शयबोधक है। आगे पद क्रम, हिंदी के वाक्यों में सामान्यतः पदों का क्रम इस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है, देख लो भी किस प्रकार होता है। विशेषण प्लस माइनस कर्ता प्लस माइनस विशेषण प्लस माइनस कर्म प्लस माइनस विशेषण प्लस माइनस पूरक प्लस माइनस क्रिया विशेषण प्लस माइनस क्रिया। बूढ़े मोहन ने युवा रमेश को पक्का दोस्त तुरंत बना लिया, ये क्रम है इसका, ठीक है। शैलीगत भिन्नता के कारण अथवा अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने की दृष्टि से यह क्रम बदला भी जाता है। जैसे युवा रमेश को बूढ़े मोहन ने पक्का दोस्त तुरंत बना लिया, जहाँ पक्का दोस्त बना लिया बूढ़े मोहन ने युवा रमेश को आती है। हिंदी एक विकासशील तथा विशाल भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है और हिंदी का संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं से निकट का संपर्क है, इसलिए इन भाषाओं की प्रकृति से यह प्रभावित होती रही है। विगत 1000 वर्ष के इतिहास में हिंदी ने अपनी जो संरचना विकसित की है, उसमें उसने कुछ उसकी अपनी मौलिकता को भी जन्म दिया है। जैसे हिंदी में प्रतिपादिक शब्द होते हैं तथा दूसरे शब्दों के संपर्क में पर्याप्त शब्द निर्माण होता है और इसकी संज्ञा संरचना का अपना ढांचा है जो कृदंतों से भी तैयार होता है। परसर्गों की बहुत विस्तृत भूमिका है। आदर्शसूचक अभिव्यक्ति इसकी अपनी विशेष संरचना है। हिंदी में विधेय, कर्ता एवं कर्म से संरचित हो सकता है आदि। हिंदी व्याकरण के विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन से इस भाषा की मौलिकताओं पर और प्रकाश पड़ सकता है। तो इसी प्रकार आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल से इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो भाई इस सीरीज को यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कोई यदि आपका इस हेल्प हो रही है तो भी कमेंट करके बताना ज़रूर, और इसको आगे सीरीज को कंटिन्यू रखूँ या नहीं यह भी ज़रूर बता देना भाई। और अच्छे से पढ़ो भाई, आप सभी को शुभकामनाएं, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, कुछ अच्छा बनो ज़िंदगी में, एक ही लाइफ है, कुछ अच्छा करो अपनी ज़िंदगी में। तो इसके साथ आज का हम चैप्टर समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।